और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश, जहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक में, जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आती जा रही है और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। राहुल गांधी भी कर्नाटक में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। हंगल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी का विधायक कहता है कि मुख्यमंत्री पद को 250 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। इसका मतलब आपके भविष्य की कीमत भाजपा के मुताबिक 250 करोड़ है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि 40 नंबर बीजेपी को अच्छा लगता है तो इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुछ चुनावी वादे भी किए और कहा कि ये 4 वादे सत्ता में आते ही हम पूरे करेंगे। पहली बार किसानों पर टैक्स लगा है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जीएसटी किसानों पे लगी। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई है। 5 अलग अलग टैक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर। आधे लोगों को तो समझ नहीं आता ये जीएसटी कैसे भरनी है, कब भरनी है। और जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास अकाउंटेंट्स होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके पास अकाउंटेंट नहीं होते हैं, तो छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम इस जीएसटी को बदलेंगे। एक टैक्स होगा और कम से कम टैक्स होगा। अब महाराष्ट्र की ओर लिए चलते हैं आपको, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर से करवट बदलने वाली है? क्या महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ने का अंदेशा है? बीते कुछ दिनों से एनसीपी नेताओं के आ रहे बयान तमाम अंदेशों को जन्म दे रहे हैं और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान ने इन अंदेशों को और बड़ा बना दिया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागांचं वाटतं, त्याच्यातले काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का वजूद संकट में पड़ सकता है? कांग्रेस इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती रही। वो एक सीनियर लीडर है, वो हमेशा देश हित की बात करते आते हैं, करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और वो क्यों इस तरह का वक्तव्य कल किया, अब इनकी बात वही समझे। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना नेता संजय राउत राज्य सरकार का डेथ वारंट निकलने की बात कर रहे हैं। सरकार टिकत नहीं, ये सरकार टिकेगी नहीं, इसका मृत्यु लेख लिखा जा चुका है, डेथ वारंट निकल चुका है, सिर्फ सही कौन और कब करेगा ये तय होना बाकी है। इस सरकार का डेथ वारंट निकल चुका है, फिनिश। पुष्प चक्र अर्पण कीजिए। पुष्प चक्र अर्पण करा। जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों के साथ अपना एक वीडियो ट्वीट कर संजय राउत का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कहा राज्य में इन दिनों राजनीतिक कुश्ती चालू है। पण आपल्याला माहिती आहे जसं कुस्तीमध्ये डोपिंग आलं, काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायला लागले म्हणून त्यांना बाद केलं। आमच्या राजकारणातही अलीकडच्या काळामध्ये सकाळी 9 वाजता काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायचा प्रयत्न करतात, पण नशा केलेल्या पैलवानांना कुस्तीतनं बादच व्हावं लागतं। जे असली मातीचे पैलवान असतात तेच कुस्त्या जिंकतात। तुमच्या आशीर्वादानं आम्ही शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात कुस्ती जिंकली आहे। 2024 ला पुन्हा जिंकू, तुमचा आशीर्वाद असाच आमच्या पाठीशी राहू द्या। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के जिन 16 विधायकों पर फैसला सुनाने वाली है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। अब वो शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ लें। बीते दिनों सुप्रिया सुले ने 2 धमाकों की बात की थी, फिर अजीत पवार 40 विधायकों के साथ खड़े हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की तारीफ करने लगे। अब पवार का बयान क्या समझा जाए? शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वही अगर विपक्षी एकता पर सवाल उठाएं तो महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ना लाजमी है। शरद पवार ने भी इस बात को समझ सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। महाविकास आघाड़ी एकजुट है, लेकिन तब तक बीजेपी और शिवसेना इस राजनीतिक कुश्ती में अपना दांव खेल चुके थे। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
देश के तालाबों, नालों, पोखरों और झीलों का बुरा हाल है। हर 6 में से 1 झील, तालाब या पोखर सूख रहा है और या फिर गाद और खारेपन की वजह से उपयोग के लायक ही नहीं बचा है। ये बात जल निकायों की स्थिति और उनके रखरखाव पर पहली राष्ट्रव्यापी गणना में सामने आई है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद के अर्थला में कभी यहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वह लोगों की याद में है या फिर सिर्फ सरकारी आंकड़ों में। आज यह अतिक्रमण और गार्बेज डंपिंग की वजह से गाजियाबाद में जल निकायों की बदहाली का आईना बन गया है। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में इस जगह पर 1950 के सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर तालाब गायब हो चुका है। तालाब के एक हिस्से में लोगों ने घर बना लिए हैं, जबकि एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बालूपुरा में मशहूर पक्का तालाब करीब 2 साल पहले पूरी तरह से सूख गया था। पिछले साल ट्यूबवेल से इसमें पानी भरा गया, लेकिन रखरखाव ठीक से न हो पाने से लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है। आज तालाब पर ताला लगा हुआ है। पहले तो सूखा था ये, हाँ। पहले तो बिल्कुल सूखा था, बच्चे खेलते थे, सब बड़े बूढ़े बैठते थे। और ये जब से ये पानी भरा है और जब से दोनों में ताला लग चुका है, यहाँ इसमें मच्छर भी बहुत हो चुके हैं, मोटे मोटे हैं। और सारी बात तो ये है कि पहले बात तो कोई ताला खोलता नहीं है। अब इसमें दुनिया भर के पानी भर गया है, पानी में मच्छर हो रहे हैं और ये देखो कितनी तो गंदगी पड़ी है। आगे आगे बीमारियाँ बढ़ेगी। अब कोई डेंगू बता देगा, कोई क्या बता देगा बीमारियों को। इंसान से आगे जाएगा कि फिर वो घर में बैठता है, घर में से बाहर भी आता है थोड़ा बहुत शाम के टाइम। अब घर के आगे बैठेंगे तो मच्छर तो खाएंगे। ये जो तालाब है, पक्का तालाब, इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? सर नहीं। क्यों? सर ये गेट बंद कर रहा था चौकीदार के। पहले तो बेट पे ही जाते थे, मतलब सही साफ सुथरा रहता था। अभी चौकीदार से ज्यादा वो गंदपना हो गया। क्यों? पानी साफ सुथरा नहीं है, मच्छर हो चुके हैं। दरअसल जल निकायों की ये बदहाली देश के लगभग हर हिस्से में दिखती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की पहली देशव्यापी जल निकायों की गणना में ये खुलासा हुआ है कि देश में 24,24,540 जल निकायों में से 3,94,500 ऐसे हैं जो सूखने, निर्माण कार्य, गाद, खारेपन और कई अन्य कारणों से उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। 38,496 जल निकाय ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है। इनमें से अधिकतर अतिक्रमित किए गए जल निकाय तालाब हैं, जिसके बाद टैंकों का नंबर है। देश में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ है कि रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से आज देश में हर 6 में से 1 जल निकाय आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बचे हैं। जाहिर है ये जनगणना रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे देश में जल निकायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पहल करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2013 से गाजियाबाद के जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता और पर्यावरण एक्टिविस्ट सुशील राघव मानते हैं जिला स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह है। 1500 वाटर बॉडीज में से 400 वाटर बॉडीज पूरी तरह से एनक्रोच्ड है, जिन पर सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट लोगों ने इमारतें, भवन और उद्योगों का निर्माण कर लिया है। 400 में से 40 वाटर बॉडीज तकरीबन ऐसी हैं जिन पर अभी भी आंशिक अतिक्रमण है जो बचाए जा सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन्हें भी बचाने का कार्य नहीं कर रहा है। देश में जल निकायों की बदहाली को लेकर पिछले कई दशकों से सवाल उठते रहे हैं। जल निकायों के पहले गणना ने एक बार फिर उनके पुनर्निर्माण और उनके रखरखाव में बदलाव का सवाल देश के सामने रखा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना के नतीजों की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी गंभीरता से पहल करती हैं। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां पर इस साल दोगुने से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है और इसमें स्थानीय नहीं विदेशी पर्यटक भी होंगे। कोविड के बाद इस साल बड़ी मात्रा में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी ट्रेन के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से राज्य नए स्थल और नए वन्यजीव अभ्यारण्य भी विकसित कर रहा है। जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन 3 सालों के बाद हुआ।
कोविड के बाद पहली बार हुए इस उद्योग मेले में 50 देशों के 280 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स ने हिस्सा भी लिया है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। कोविड के 2 साल बाद अब पर्यटन व्यवसाय उड़ान भर रहा है। मंदी के दौर से गुजर रहे पर्यटन क्षेत्र को अब उम्मीद है कि 2023 और 2024 का साल पर्यटन के लिए अच्छा रहेगा। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में आए विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल दुगने से ज्यादा पर्यटक देश में आएंगे। I think the period September 23 to April 24 is going to be boom time. सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 बूम रहेगा, लेकिन कोविड के पहले जैसे तहत वैसा रहेगा। पहले वीजा का प्रॉब्लम था, लेकिन अब सब कुछ सही है। लोग चीन नहीं जा रहे हैं। 60 मिलियन टूरिस्ट चीन जाते थे। अगर वो इस तरफ आए तो हमारे लिए अच्छा है। China used to get 60 million tourists into the country. Even if a portion of that decides to travel to our part of the world, that includes us, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Egypt, wherever, I think that is definitely going to be a positive. पर्यटन में बढ़ोतरी के अब कई कारण हैं। कोविड खत्म हो चुका है और चीन जैसे देश विदेशी पर्यटक जाना नहीं चाहते हैं। साथ ही लोग घर में बैठ के ऊब चुके हैं। I think post-COVID people were really still quite cautious. कोविड के बाद लोग थोड़े सतर्क थे, लेकिन अब लग रहा है कि घर में बंद थे। पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अब जीने की इच्छा है, आजाद होना चाहते हैं। We're obviously seeing in England, as in other parts of the world, we're actually seeing an increase of cost. But people decided they want to live their lives. राजस्थान में पर्यटन से जीडीपी का 13% आता है और इसमें पिछले 2 साल भारी गिरावट आई थी। 3 साल के अंतराल के बाद ये GITB का आयोजन किया है और हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो प्री कोरोना टाइम्स में हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट का फुटफॉल था, उसको हम लेवल को न केवल रीच करें बट उसको क्रॉस भी करें। मार्च 2022 के बाद वीजा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जब हटाए गए थे और हमारा टूरिस्ट सीजन आपको पता है अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू हुआ था इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, उसके बाद ही 4.5 लाख के करीब टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट राजस्थान में आए हैं। प्री पैंडेमिक टाइम में हमारे ऑलमोस्ट 15 लाख से करीब फॉरेन टूरिस्ट आते थे। बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस दरमियान जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसका फुटफॉल कई गुना बढ़ा है, ऑलमोस्ट 102% वृद्धि हुई है। तो और अब आप देखेंगे, जयपुर में देखेंगे, कहीं पे भी देख लेंगे, जो हमारी होटल्स वगैरह है उसमें दे आर ऑलमोस्ट फुल। साथ ही राजस्थान अपने वन्य जीव अभयारण्यों को विकसित कर रहा है। टाइगर देखने के लिए लोग सरिस्का और रणथंभौर तो जाते ही हैं, अब तेंदुए को देखने के लिए भी अलग अलग अभयारण्य तैयार हो गए हैं। साथ ही सरिस्का में टाइगर के अलावा अब रीछ भी बसाया जा रहा है और धौलपुर के पास चंबल नदी में घड़ियाल देखने के मौके भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे उम्मीद है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक पर्यटन पे निर्भर है, दोबारा उभरेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।